हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अपने घर पर बिल्कुल अच्छे से होंगे और पढ़ाई पर मेहनत भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पर मैथ विषय के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय के प्रत्येक लेसन के हर एक टॉपिक को बारी बारी से कवर करवाया जाएगा और इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करवाया जाएगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और लवण के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अम्ल, क्षार और लवण के कुछ बेसिक टॉपिक को बताना चाहता हूं। तो चलिए पहले उन टॉपिकों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को अम्ल के बारे में बताना चाहता हूँ। अम्ल जो होता है, अम्ल वैसे पदार्थ को बोला जाता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं आप कि वैसे पदार्थ जो खाने और चखने पर खट्टा लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आपका साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, उसके बाद टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टैनिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल, फिर H2SO4, HCl, HNO3, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये अम्ल हैं, कहीं ना कहीं ये पाए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, साइट्रिक अम्ल जो होते हैं यह खट्टे फलों में पाए जाते हैं, खास करके नींबू में आपका पाया जाएगा साइट्रिक अम्ल। और उसके बाद संतरा जो होता है इसमें भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल जो होता है चींटी के डंक जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। चींटी का डंक हो गया, फिर बिच्छू का डंक हो गया, फिर उसके बाद नेटल का डंक। नेटल नाम का एक पौधा होता है, वो भी डंक मारने जैसा व्यवहार करता है, ठीक है, इसलिए उसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर इसके बाद है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल जो है यह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह चाय में पाया जाता है। इसके बाद एसिटिक अम्ल जो है ये आपको सिरका में पाया जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर टार्टरिक अम्ल जो है यह इमली में पाया जाएगा। इमली हो गया, फिर अंगूर हो गया, कच्चा अंगूर इमली हो गया, ये सब में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद लैक्टिक अम्ल जो है यह खट्टा दूध या दही में पाया जाता है। खट्टा दूध में या किस में पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है आंवला में पाया जाता है, ठीक है। ये सब ऐसे मतलब पदार्थ है जिसमें अम्ल इस तरह से पाया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो तीनों अम्ल दिख रहा है, इन तीनों अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, H2SO4, HCl और HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फिर आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल। इन सभी को हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं। और एक बात दोस्तों यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, अम्ल को जो है दो भागों में बांटा गया। एक का नाम दिया गया प्रबल अम्ल नाम रखा गया और एक का नाम रखा गया दुर्बल अम्ल रखा गया, ठीक है। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जो जल में पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। आयनित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में क्या आ जाएंगे, H2SO4 आ जाएगा, फिर HCl आ जाएगा, फिर HNO3 जो है ये सब आपके प्रबल अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, दुर्बल अम्ल जो होता है वे अम्ल होते हैं। वे अम्ल हैं यह जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ठीक है, आयनित नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल में आपका क्या क्या आ जाएगा, साइट्रिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, लैक्टिक अम्ल आ जाएगा, टार्टरिक अम्ल आ जाएगा, एसिटिक अम्ल आ जाएगा, टैनिक अम्ल आ जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सब जो अम्ल हैं इन सबको मतलब किस में रखा गया है, दुर्बल अम्ल के श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जल में यह पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब अम्ल का कुछ विशेषता, क्या इसके अंदर विशेषता पाया जाता है। जैसे पहला है कि यह नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा में कि जल में जब यह घोला जाता है इसको या घुलता है तब यह H+ आयन प्रदान करता है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि यह क्षारक को पूरी तरह से उदासीन कर देता है।
और इसका पीएच मान जो होता है 7 से क्या होता है, कम होता है। आगे के वीडियो में हम लोग पीएच मान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है। और फिर आपको इसके बाद याद रखना है एक मेथिल ऑरेंज जो होता है, अम्ल जो होता है, मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब बारी बारी से इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो आप इसको याद रख सकते हैं अनल के माध्यम से। अ का मतलब हो गया अम्ल हो गया, न का मतलब नीला, और ल का मतलब हो गया लाल, यानी अम्ल नीला को क्या कर देगा, लाल कर देगा। इसलिए बोला जाता है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिर H+ आयन जो है यह आरहेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, हेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अम्ल के बारे में बताया कि जब हम लोग अम्ल को जल में विलय करते हैं तो किस प्रकार का आयन प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग अम्ल के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। जैसे अम्ल को हम लोग इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अब एसिड नामक जो शब्द है एसिडस से मिलकर के बना है, एसिडस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसलिए शायद बोला जाता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सभी जो भी यहाँ पर अभी मैंने जितने भी बातें बताई उनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्षारक के बारे में, ठीक है। तो क्षारक के बारे में, क्षारक जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बोला जाता है कि क्षारक वैसे पदार्थ हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वा होते हैं। जो स्वाद में कड़वा लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। अब क्षारक में क्या क्या आ जाएगा, तो साबुन जो होता है, ये साबुन जो होगा ये आपका चखने या स्वाद में जो है कड़वा लगेगा, चूना हो गया। फिर धोवन सोडा आपका एक होता है, खाने वाला सोडा, ये सब जो है क्षारक होते हैं। NaOH क्षारक है, KOH, NH4OH, सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है, NH4OH हो गया। फिर आपका CaOH का होल 2 हो गया, MgOH का होल 2। इन सब को क्षारक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको अगर आप चखते हैं या स्वाद लेते हैं किसी तरह से इसका, तो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ इसका विशेषता होता है, वो बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। अम्ल नीला को लाल करता है और क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ करके समझ करके इसको याद रखिएगा। और दूसरी बात इसका याद रखना है कि क्षारक जो होता है यह जल में घुलता है तो OH- आयन प्रदान करता है। इसके बारे में भी आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने हम लोगों को बतलाया है, ठीक है। इसलिए आप लोग इनके बातों को ध्यान से समझते हुए याद रखिएगा, क्योंकि जो थ्योरी बताया गया है उस थ्योरी से प्रश्न जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्षारक जो होता है अम्ल को उदासीन कर देगा। अम्ल जो होता है क्षारक को उदासीन करता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत क्षारक जो होगा किसको उदासीन कर देता है, अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को एक चीज और जानना जरूरी है, इसका एक और विशेषता होता है, ठीक है। इसका एक और विशेषता आपको याद रखना है कि क्षारक का जो पीएच मान होता है यह कितना होता है। क्षारक का जो पीएच मान होता है यह 7 से कैसा होता है, अधिक होता है। पीएच मान के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये चैप्टर जो चल रहा है उसको कवर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्षारक जो होता है मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, पीला कर देता है, ठीक है। अब क्षारक के बारे में यहाँ पर एक चीज और जान लेना जरूरी है। जैसे क्षारक के बारे में बोला जाता है क्या, कि क्षारक जो होता है अल्क्यूली नामक शब्द से मिलकर के बना है, अल्क्यूली, ठीक है। अल्क्यूली नामक शब्द से मिलकर के बना है, अल्क्यूली नामक शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख होता है। इसको हम लोग भस्म भी बोलते हैं, पौधे का राख बोल सकते हैं। ऐसे क्षारक का जो इंग्लिश वर्ड होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग बेस बोलते हैं, लेकिन यह जो है किससे मिलकर के बना हुआ है, अल्क्यूली नामक शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, पौधे की राख होता है। इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखना है
क्षार के बारे में, क्षारक से ही बनता है, ध्यान रखिएगा। वैसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलय हो जाते हैं, ठीक है, जो क्षारक जल में विलय हो जाता है उनको क्या बोला जाता है, क्षार बोला जाता है। जैसे NaOH जो है यह जल में पूरी तरह से विलय हो जाता है, इसलिए NaOH को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्षार बोल सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ क्षार से जुड़ा हुआ कुछ विशेषता है, उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि क्षारक जो होता है जल में, ठीक है, जल में जितने भी क्षारक होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सभी क्षारक जो हैं जल में विलय हो जाएं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने यह बात लिखी है कि सभी क्षारक जो होते हैं जल में विलय नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, क्षार जो होते हैं जल में पूर्णतः जितने भी क्षार होते हैं वो जल में क्या चीज होते हैं, विलय हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, सभी क्षारक जो होते हैं क्षार नहीं कह सकते हैं। जितने भी क्षारक हैं कोई जरूरी नहीं है कि सभी के सभी जल में घुल जाएं और वो क्षार बन जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्षारक होते हैं उनको क्षार नहीं कहा जा सकता है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लेकिन सभी क्षार जो होते हैं क्षारक होते हैं, जितने भी क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं क्षारक के बारे में एक बात बताना भूल ही गया कि क्षारक जो होता है, क्षारक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। और यह जो होता है अल्क्यूली नामक शब्द से मिलकर के बना होता है, जिसका अर्थ होता है क्या चीज, जिसका अर्थ होता है पौधे का राख, ठीक है, पौधे का राख होता है, ठीक है, पौधे का राख होता है। ध्यान रखिएगा इसको कि क्षारक जो होता है किस शब्द से मिलकर के बना होता है, क्षारक जो होता है अल्क्यूली नामक शब्द से मिलकर के बना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्षारक को जो है दो वर्गों में बांटा गया, एक का नाम दिया गया प्रबल क्षारक नाम दिया गया और दूसरा का नाम दिया गया दुर्बल क्षारक नाम दिया गया, ठीक है। प्रबल क्षारक का मतलब होता है कि जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, उनको हम लोग प्रबल क्षारक बोलेंगे। जैसे NaOH हो गया, फिर KOH हो गया, ये सब प्रबल क्षारक के अंतर्गत आते हैं। और दुर्बल क्षारक वैसे क्षारक को बोलते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। जैसे आपका हो गया NH4OH हो गया, उसके बाद आपका CaOH का होल 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद MgOH का होल 2 हो गया। ये सब जो है दुर्बल क्षारक के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लवण। लवण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। जब अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करते हैं तब एक उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है और उसी उदासीन पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर अम्ल के रूप में जब अम्ल और कौन सा क्षारक, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेंगे तब उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है और उसी को हम लोग लवण कहते हैं। जैसे आप HCl ले लीजिए, एक अम्ल है, और NaOH आपका क्षारक है। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो NaCl बनेगा और प्लस में बनेगा H2O बनेगा। इसमें देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, एक प्लस आयन होता है और एक माइनस आयन होता है। इसमें भी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो प्लस वाला आयन जो होता है वो माइनस वाला आयन के साथ जाकर के जुड़ता है और माइनस वाला आयन जो होगा वो प्लस वाला आयन के साथ जुड़ता है। इसलिए Na जो है वो Cl के साथ जाकर के जुटता है, तब जाकर के आपका NaCl का निर्माण होता है। और यही NaCl आपका क्या चीज है, लवण है, और इसी को हम लोग साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे HCl एक अम्ल हो गया और KOH एक आपका क्षारक हो गया। इसमें एक H प्लस है और Cl माइनस है, K प्लस है और OH माइनस है। तो ये प्लस वाला जो टर्म आयन होगा वो माइनस वाला के साथ जाकर के जुट जाएगा और ये माइनस वाला आयन जो होगा वो प्लस वाला के साथ जुटेगा। तो क्या बनेगा आपका KCl बनेगा और प्लस में आपका H2O बनेगा। तो यहाँ पर KCl जो है, KCl आपका यानी पोटेशियम क्लोराइड जो हो गया, ये आपका हो गया क्या चीज, लवण हो गया, ठीक है। दोस्तों अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने अम्ल के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की और उसके बाद क्षारक के बारे में भी समझा और क्षार क्या होता है इसके बारे में भी समझा, और फिर लवण के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी अभी तक प्राप्त कर ली है। तो अभी तक जो भी बात आप लोगों को बताया गया होगा, हमें लगता है आप लोगों को वे सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए मैं अब उन टॉपिक को बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे मतलब कि एग्जाम में जो है प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बारे में पूरा बेसिक से हम लोग समझेंगे और इसका पूरा जो भी मतलब इससे जुड़ा हुआ जितने भी सवाल आते हैं वो सवाल जो है
इस प्रकार के इस तरह से पढ़ने से आपके थ्योरी भी इससे जुड़े हुए कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है NaCl होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड को किस तरह से बनाया जाता है, तो जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करा देते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तब जाकर के किसका निर्माण होता है, नमक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH होता है। अब NaOH का जो अभिक्रिया है हम लोग किससे करा देते हैं, HCl से करा देते हैं। ठीक है, HCl से कराते हैं, तब जाकर के आपका बनता है NaCl बनता है, NaCl बनता है, और प्लस में बनता है आपका H2O बनता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके बारे में हमने पीछे भी बात की है, जैसे यहाँ पर इसमें एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है। इसमें भी आपका H जो है धन आयन होगा और Cl जो होगा वो ऋण आयन होगा। जो धन आयन होता है वो ऋण आयन के साथ जाकर के जुड़ जाता है, और जो आपका ऋण आयन होता है वो धन आयन के साथ जाकर के जुड़ता है। धन आयन ऋण आयन के साथ मिलेगा और ऋण आयन जो होगा धन आयन के साथ जाकर के मिलता है। इस प्रकार से NaCl का निर्माण होता है, और NaCl को ही हम लोग नमक या साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझना यह जरूरी है कि हमारे देश में लगभग 95% नमक जो होता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, समुद्र से प्राप्त किया जाता है, वो भी किस विधि के द्वारा, वाष्पीकरण विधि के द्वारा। दोस्तों आप लोगों को यह भी बात जान लेना चाहिए कि वाष्पीकरण से जब हम लोग नमक को प्राप्त करते हैं तो अशुद्धि के रूप में जो है बहुत सारे लवण पदार्थ जो होते हैं मिल करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो भी आपका लवण पदार्थ होता है वो इसमें क्या क्या मिल करके आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका Na2SO4 हो गया, ठीक है, फिर MgCl2 हो गया, MgSO4 हो गया, और CaCO3 हो गया। इस प्रकार के जो लवण पदार्थ होते हैं वाष्पीकरण विधि के द्वारा जब नमक को प्राप्त किया जाता है, तब ये सब साथ में मिल करके आ जाते हैं। ठीक है, और इनको मतलब कि शुद्ध करके मार्केट में नमक हमारे पास उपलब्ध कराया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी मार्केट में नमक हमारे पास उपलब्ध होते हैं, एक आपका साधारण नमक होता है, एक सेंधा नमक होता है, एक आपका होता है काला नमक भी होता है, काला नमक होता है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को एक होता है आयोडीन युक्त नमक, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, सेंधा नमक जो होता है इसे जमीन से खोद करके खनन विधि के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है। काला नमक भी उसी प्रकार का होता है। समझिए तो सेंधा नमक और काला नमक जो होता है चट्टान के तरह होते हैं, और इनको जो है खनन विधि के द्वारा उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जब कभी भी हम लोग सेंधा नमक का खनन करते हैं तो उसके साथ लाल चिकनी मिट्टी जो होता है मिला हुआ रहता है अशुद्धि के रूप में, जिसके कारण जो उसका रंग होता है वो भूरा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है आयोडीन युक्त नमक के बारे में। आयोडीन युक्त नमक जो होता है घेंघा रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है, और साधारण नमक में जब हम लोग पोटेशियम आयोडेट यानी KiO3 और पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki को थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं, Ki का थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं, तब जाकर के आयोडीन युक्त नमक का निर्माण होता है। आप लोग भी समझ सकते हैं आयोडीन युक्त नमक का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो है घेंघा रोग से बचने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके कुछ उपयोग के बारे में। ठीक है, आप लोगों को इसका उपयोग भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे साधारण नमक का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो भोजन बनाने में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली, मांसपेशियों की गति देने में, भोजन को पचाने के लिए पेट में जो HCl अम्ल का निर्माण होता है उसमें भी नमक का जो है योगदान होता है। ठीक है, उसके बाद NaOH का निर्माण करना हो, बेकिंग सोडा का निर्माण करना हो, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण करने में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, NaCl का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अचार, ठीक है, मुरब्बा आदि बनाने में और परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी नमक का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर आपका पांचवा है साबुन बनाने में भी नमक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये सब जानकारी जो है नमक से जुड़ी हुई है, इनको आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे भी नमक से अगर किसी भी प्रकार का सवाल आता है तो इससे बाहर
नहीं आने वाला है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम लोग NaOH के बारे में पढ़ने वाले हैं। NaOH जो है एक प्रकार का क्षारक है, और अभी जो हम लोग कुछ देर पहले पढ़ रहे थे वो आपका एक लवण था, ठीक है। तो NaOH का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसको किस तरह से बनाया जाता है, तो जब हम लोग NaCl के जलीय विलयन में को जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तब जाकर के अपघटित हो जाता है, मतलब टूट करके NaOH का निर्माण कर देता है। साथ ही साथ Cl2 यानी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण NaCl है और आपका यहाँ पर जल, और इसमें क्या प्रवाहित किया गया है, इसमें विद्युत को प्रवाहित किया गया है, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर में विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, तब जाकर के NaOH का निर्माण होता है, और इधर आपका क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी जानकारियाँ हैं जिसको समझना जरूरी है। जैसे जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं, NaCl और H2O के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, तो जो क्लोरीन गैस होता है वो एनोड पर प्राप्त होता है, यानी प्लस पर प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैथोड यानी माइनस, ठीक है, पर प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ जो होता है NaOH जो है कहाँ पर प्राप्त होता है, कैथोड पर ही प्राप्त होता है हम लोगों को। तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं कि जब हम लोग NaCl और H2O का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोरीन गैस कहाँ पर प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस जो है कहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इससे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। इससे हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि NaOH को यदि आप लोग ध्यान से देखिएगा तो NaOH में आपका जो क्लोरीन का भी निर्माण होता है, और प्लस में NaOH जो है वो क्षार है एक तरह का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग NaOH को क्लोर जो मतलब कि NaOH जिस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है इसे हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। जैसे NaOH जो है आपका क्षार हो गया और Cl जो हो गया ये आपका क्लोर हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि NaOH जो है क्षार है और क्लोरीन जो है किसका काम कर रहा है, क्लोर का काम कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग NaOH का उपयोग पढ़ते हैं। NaOH का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो पहला है NaOH का जो उपयोग है धातुओं से ग्रीज को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद साबुन बनाने में, अपमार्जक हो गया, कागज के निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कृत्रिम फाइबर बनाने में, फाइबर का जो बर्तन आता है उसको बनाने में हम लोग NaOH का उपयोग करते हैं। वस्त्र आदि को बनाने में भी NaOH का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क का जब शुद्धिकरण किया जाता है तब भी इसमें NaOH का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चित्र रखा है, ठीक है। चित्र के माध्यम से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए जल का विद्युत NaCl और H2O का जो जलीय विलयन था उसका विद्युत अपघटन किया गया। तो इस तरह से जो है, इस तरह से आपका यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ है, कैथोड पर प्राप्त हुआ है, और Cl2 यानी क्लोरीन गैस जो है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ है, एनोड पर प्राप्त हुआ है, और NaOH जो है ये भी आपका कहाँ पर प्राप्त होता है, कैथोड पर ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका जो है कुछ उपयोग यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर उपयोग इसका ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि उपयोग जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग जो है रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है, मरगरीन के रूप में किया जाता है, खाद के निर्माण में अमोनिया, खाद के लिए अमोनिया का जब निर्माण होता है तो उसमें भी हम लोग हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। फिर Cl2 हो गया, Cl2 का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो जल को स्वच्छ करने में किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है एक कीटाणुनाशक है, ठीक है। इसलिए इसको जल को जो है स्वच्छ करने में Cl2 यानी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल को साफ सुथरा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। PVC यानी पॉलीवेलाइन क्लोराइड होता है, जो आप लोग तार यूज करते हैं, वायर जो यूज करते हैं उस पर जो कवर लगा हुआ रहता है वो PVC का बना होता है, पॉलीवेलाइन क्लोराइड रहता है, ठीक है। फिर अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है रोगाणुनाशक है, कीटाणुनाशक है। फिर CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसमें भी इसका योगदान होता है, ठीक है। ऐसे CFC जो है हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है।
फिर इसके बाद NaOH का उपयोग जैसा कि हमने ऊपर आप लोगों को बताया वही सब चीज़ यहाँ पर भी आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आगे का टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। तो आगे हम लोगों को, ठीक है, आगे हम लोगों को जो है यही सब जो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि क्लोरीन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है। फिर दूसरा है क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण और HCl के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा है PVC और CFC के निर्माण में Cl2 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? Cl2 का उपयोग करेंगे। कपड़ों और कागज के रंगों को विरंजित करने में सॉरी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, विरंजित करने में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजित करने का मतलब है जैसे आप एक तरह से समझ सकते हैं वाइटनर जो होता है क्या करता है, कलर को विरंजित करने का काम करता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग Cl2 का उपयोग करते हैं। फिर HCl का उपयोग लिखा हुआ है। HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। फिर वनस्पति घी हो गया, इसके निर्माण में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। रॉकेट ईंधन जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। ठीक है, और इसके बाद खाद के निर्माण में, खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में, ठीक है, अमोनिया के निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? H2 का उपयोग करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा, जैसे यहाँ पर विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विरंजक चूर्ण जो है वो आखिर है क्या आपका। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या चीज होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है और इसका अणुसूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। इसमें देखिए कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, इसलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चूने का क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? चूने का क्लोराइड बोला जाता है, क्लोराइड। ये नाम याद रखिएगा आप लोग। ऐसे तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको आप पढ़ सकते हैं। Ca से कैल्शियम हो गया, O से ऑक्सी और Cl का मतलब हो गया क्लोराइड, Cl2 का मतलब क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका अन्य नाम भी है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसको क्या बोला जाता है? चूने का क्लोराइड कहा जाता है। चूने का क्लोराइड इसलिए क्योंकि चूना का सूत्र CaO होता है। चूना का सूत्र क्या होता है? CaO होता है और Cl2 लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्लोराइड भी है, इसलिए इसको हम लोग यानी विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग चूने का क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। कैसे बनाया जाता है इसको, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2 होता है। बुझा हुआ चूना को अगर हम 313 केल्विन ताप देते हैं, ठीक है, और उस पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तब जाकर के विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बुझा हुआ चूना है, इस पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया गया कितना डिग्री टेम्परेचर पर? तो 313 केल्विन टेम्परेचर पर इसको प्रवाहित किया गया, तब जाकर के कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में आपका किसका निर्माण हो गया? जल का निर्माण हो गया। दोस्तों, विरंजक चूर्ण जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से, इसलिए इसका जितना भी मैं यहाँ पर जितना भी इसके बारे में मैं बातें बता रहा हूँ वो सही ढंग से आप लोग समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है एक बार में तो वीडियो को मतलब रिपीट एक बार पुनः रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है चूंकि यह कीटाणुनाशक है, इसलिए जल को शुद्ध करने में हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन का जो कपड़ा होता है उसको विरंजित करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपका चौथा नंबर है रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर है आपका लॉन्ड्री के रूप में कपड़ों के विरंजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा है आपका कि वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के को विरंजित करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर लॉन्ड्री के रूप में कपड़ों को विरंजित करने के रूप में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं और भी आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। जैसे विरंजक चूर्ण का गुणधर्म आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैंने लिया है, इसको आप लोग बढ़िया से अच्छे ढंग से मतलब कि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण का गुणधर्म क्या है? तो यह तो आपका अस्थायी यौगिक है
उसके बाद यह हल्का पीला होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है और इसमें क्लोरीन जैसी गंध आते रहती है। फिर तीसरा आपको याद रखना है कि तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाती है। यानी जो भी विरंजक चूर्ण होगा यह कभी भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब किस प्रकार का गैस बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं थी जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसको ध्यान में रखिएगा तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। एक और है आपका कि जब हम इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो जो क्लोरीन गैस होता है यह इसमें से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में बताए गए जितने भी फैक्ट हैं उनको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको फिर से रिपीट करके एक बार देखिए, तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितना भी बात इसमें बताया गया है सब एग्जाम ऑफ व्यू से बताया गया है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में मतलब इससे सवाल आने का चांसेस रहता है, इसलिए आप इस टॉपिक को जो है अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जैसे अभी आप लोगों का धोवन सोडा बाकी है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बाकी है। तो अगली वीडियो में इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जाए।